ध्यान में रखनी है कि जब भी हम अपनी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें फिर से क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो वो जो कैपिटल रिक्वायर है हमारा, हम कहां से लेके आएंगे और कौन कौन। तो जैसा मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइम पे बताया है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो है आपके पास एक डेट कैपिटल, ठीक है, एक डिवेंचर हो गए, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंशियल हो गया, बैंक लोन हो गया और रिटेन अर्निंग हो गया। जनरली यही हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं, यही हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो अब क्या करना है हमें इनमें कि हमें ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सा रिसोर्सेज ऐसा है जिसकी कीमत आपके लिए ज्यादा सही पड़ रही है और उसको आप अपने फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका जो जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल यानी कि डिवेंचर्स की बात करेंगे कि डिवेंचर्स की कॉस्ट हम किस तरह से निकालते हैं और क्या उसके कौन कौन से उसमें फैक्टर हैं जो कि उसको इम्पैक्ट करते हैं उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है, डेट कैपिटल है। इसके दो तरह के होते हैं, एक रिडीमेबल और एक रिडीमेबल, यानी कि एक वो जिसके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, परमानेंट है, ये रिडीम नहीं होगा, शोधन वाला नहीं है, यानी इसका पे बैक नहीं होना है, ठीक है, ये परमानेंट कैपिटल है, इसने कभी भी वापस नहीं जाना है। रिडीमेबल का मतलब है कि सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको इसका पैसा वापस लौटाना पड़ेगा जिससे आपने इसका पैसा लिया है। तो दोनों की कॉस्ट क्या है वो अलग अलग तरीके से निकलेगी। तो जो इरिडीमेबल डेट है, यहाँ पे हमने उसका फॉर्मूला लिखा है केडी इज इक्वल टू आई, यानी कि जो डिवेंचर है उनको हम इंटरेस्ट देते हैं और फिक्स रेट पे देते हैं, ये लिखा हुआ होता है 6% डिवेंचर। आपने कभी देखा होगा क्वेश्चन, डिवेंचर के आगे एक परसेंटेज फिक्स होता है, वो परसेंटेज क्या है, फिक्स परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट उसको पे करना है। तो ये वो इंटरेस्ट है, ये नेट प्रोसीड का मतलब, एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड यानी कि सपोज दैट आपने डिवेंचर को खरीदने के लिए, सपोज आपने 10 लाख के डिवेंचर मार्केट में इशू करे, आप चाहते हैं कि मुझे उससे 10 लाख रुपए मिले, तो आपको पूरे 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे क्योंकि अदर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी उसी में से काउंट होते हैं। तो सपोज आपने 10 लाख रुपए के डिवेंचर मार्केट में इश्यू करे और उसमें जो है 1% अगर आपने क्या दिया है, ब्रोकरेज दिया है, तो 10 लाख में से 1 लाख तो चला गया आपका, तो आपके पास बचे 9 लाख। तो ये 9 लाख रुपए नेट प्रोसीड है। तो जो भी खर्चा है कैपिटल को इश्यू करने का, तो उस इश्यू कैपिटल को करने के बाद जो आपके पास पैसा बचेगा, ठीक है, वो आपका नेट प्रोसीड हो गया, ठीक। तो केडी यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, आई फॉर इंटरेस्ट और एन फॉर नेट प्रोसीड। तो जो इरिडीमेबल डिवेंचर्स हैं उनकी कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो है केडी इज इक्वल टू आई अपॉन एनपी इंटू 100, ठीक। कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, वो उसकी कॉस्ट नेट प्रोसीड में से। वैसे तो आपको दिया होता है 6%, तो आप बोलोगे जी 6% जब दिया तो इसका मतलब कॉस्ट 6% है, लेकिन वो 6% किस पे है, 10 लाख जो आप इशू कर रहे हैं, 10 लाख की जो कैपिटल है, उस 10 लाख में से मिले आपको 9 लाख, तो उस 9 लाख रुपए का कितना परसेंट हो रही है कॉस्ट, वो हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। दूसरे होते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। तो रिडीमेबल जो डिवेंचर है उनका फॉर्मूला ये है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला केडी इज इक्वल टू आई, यानी कि जो इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि आपने क्या प्रॉमिस किया है अपने डिवेंचर होल्डर को कि आफ्टर 5 ईयर्स या 7 ईयर या 10 ईयर में आपको कितने रुपए दूंगा, तो वो है मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीडिंग, जो यहाँ पे नेट प्रोसीड थी, आप समझ गए होंगे, डिवाइड बाय एन, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के बाद डिवेंचर मैच्योर होगा, कितने साल के लिए आपने डिवेंचर मार्केट में इशू किया है, वो है एनपी डिवाइडेड बाय एनपी प्लस एनपी बाय 2, और ये इसके इनटू 100, ठीक है। तो एनपी यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू। तो कई बार क्या करती हैं कंपनीज कि पैसा इकट्ठा करने के लिए बोलती है कि सपोज आप 100 रुपए का, 1000 रुपए का एक डिवेंचर है, माना 100 रुपए का अगर आपने कोई एक डिवेंचर 6% पे इशू कर 5 साल के लिए, तो आप ये शर्त रखते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 साल के बाद जब ये डिवेंचर मैच्योर होगा तो मैं इसको 105 रुपए पे 100 की जगह 105 रुपए दूंगा, इंटरेस्ट तो आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको इसको प्रीमियम पे मैच्योर हो गए, यानी कि 5% आपने उस पर प्रीमियम दे दिया कि 100 नहीं, 100 की जगह आपको 105 रुपए मिलेंगे,
और इंटरेस्ट तो आपको हर साल वाला जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 5 रुपए आपको पर डिवेंचर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो यहाँ पे मेच्योरिटी वैल्यू है। तो वो प्रीमियम भी हो सकता है, एट पार भी हो सकता है, यानी कि 100 रुपए के 100 रुपए भी हो सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न अगर आपको देती है तो आप उसका क्या कर लेंगे, आप उस पैसे को जो है वो यहाँ पे उसको मेच्योरिटी पे भी, मेच्योरिटी जब आप करेंगे उसकी, तो मेच्योरिटी पे आप उसको जो है क्या करेंगे, डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ठीक है, और आप इसको जो है एट पार पे भी मेच्योर कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी मेच्योर कर सकते हैं। नेट प्रोसीडिंग यानी कि जितने के आपने इशू करे उसमें से सारे जो एक्सपेंसेस हैं, ब्रोकरेज वगैरह, पोस्टेज वगैरह, ये सब माइनस करके जो अमाउंट आती है उसको हम नेट प्रोसीडिंग कहते हैं। एंड नंबर ऑफ इयर्स, 5 साल, 6 साल, 10 साल में जितने साल में आपके डिवेंचर मैच्योर होंगे वो, और यहाँ नीचे इसका एवरेज निकाल दिया, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीडिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये इसका एवरेज आ गया, और इनटू 100, ये इंटरेस्ट आप जानते हैं। दूसरी एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पे कई बार क्या है कि टैक्स भी लगता है। तो अगर आपको दिया हुआ है टैक्स का रेट, तो या तो आप जो डिवेंचर की वैल्यू है उसमें से जो है सीधे सीधे 1 माइनस टी का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि टैक्स का जो परसेंटेज दिया हुआ है उसमें से 1 माइनस टी उस पर मल्टीप्लाई कर दें, या फिर जो यहाँ इंटरेस्ट है यहीं पे आप 1 माइनस टी लगा के बाकी का फॉर्मूला वैसे रख के ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके रिडीमेबल डिवेंचर के जब हम उनको रिडीम करते हैं, ठीक है, डिवेंचर को जब हम क्या करते हैं, रिडीम करते हैं, तो उस समय हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हो गया डिवेंचर, इसके इलस्ट्रेशन में आपको बाद में बताऊंगा। अब दूसरी बात आती है कि प्रेफरेंशियल शेयर। ठीक है, जो आप इशू करते हैं वो करते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स। प्रेफरेंशियल शेयर्स को हम किस तरह से यूज करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स, उसकी कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा प्रेफरेंशियल शेयर्स का भी एक तरीका है, उसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आपको पे करना होता है। उसमें भी लिखा होता है 2%, सॉरी 6%, 8% प्रेफरेंशियल डिवेंचर्स, प्रेफरेंशियल शेयर, 6% प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो जो परसेंट आपको दिया है, द परसेंटेज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि उनको उतना डिविडेंड देना ही देना है। ठीक, तो अगर आपका इस तरह के प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं तो ये भी दो तरह के होंगे, एक रिडीमेबल और एक इरेडीमेबल, यानी कि रिडीम जो होंगे, यानी कि जिनका आपको सर्टेन टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करना है, इरेडीमेबल जिनका पेमेंट आपको करना नहीं है, जिसने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो जब व्हेन द कंपनी इज शट डाउन तब उसका रिपेमेंट होगा। ठीक है, तो एक परमानेंट दे दी आपने और एक आपने उस तरह से बना के दे दी। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल शेयर्स के लिए भी दो तरीके के, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूले यूज करे उसी तरीके से हमने वहां पे भी उसके फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका प्रेफरेंशियल शेयर केपी, उसको हम केपी से डिनोट करते हैं, केपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देते हैं, उसको डिविडेंड देते हैं, तो डी फॉर डिविडेंड, यहाँ इंटरेस्ट हमने यूज किया था, यहाँ हम डी यूज करेंगे, डी फॉर डिविडेंड, एनपी यानी कि नेट प्रोसीडिंग इनटू 100। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, डी यानी कि डिविडेंड, नेट प्रोसीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100 इन केस ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर, सॉरी इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। और अगर आपके रिडीमेबल हैं, रिडीम वाले हैं, यानी कि इनका सम सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इनका भी पेमेंट होना है प्रेफरेंशियल शेयर्स का, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे केपी इज इक्वल टू, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर इज इक्वल टू डी फॉर डिविडेंड, जितना डिविडेंड दिया, प्लस एमबी यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू, माइनस एनपी यानी कि नेट प्रोसीडिंग, डिवाइडेड बाय कितने साल के लिए आपने ये इशू करे, यानी कि नंबर ऑफ ईयर हो गया, एन डिवाइडेड बाय एमडी यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू प्लस एनपी यानी कि नेट प्रोसीडिंग डिवाइडेड बाय 2 और इसके होल इनटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, रिडीम वाला।
कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। ये नॉन रिडीमेबल है, जिनका रिडीम होना नहीं है, क्योंकि इसलिए रिडीम होना नहीं है तो एन उसमें मल्टीप्लाई होगा नहीं। रिडीम होना नहीं है तो इसलिए मैच्योरिटी वैल्यू उसमें कोई आएगी नहीं, क्योंकि जब कंपनी बंद होगी और जितना पैसा बचेगा उसके हिसाब से आपके हिस्से में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे उस तरह का सीन नहीं है। ये सिर्फ रिडीमेबल में है क्योंकि वो बीच में होगा, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसका पेमेंट होना है, तो उस समय कंपनी की क्या सिचुएशन होती है, आपको किस तरह से मिलता है। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी आपको क्या प्रॉमिस करती है कि जब मैं इसको रिडीम करूंगा या जब इस शेयर को हम पेमेंट करेंगे तो हम आपको कितने रुपए देंगे। वही जो मैं बात कर रहा था कि नेट प्रोसीडिंगली मैच्योरिटी आप किस पे करना चाहेंगे, एट पार पे करना चाहेंगे, आप डिस्काउंट पे करना चाहेंगे, आप प्रेफरेंस प्रीमियम पे करना चाहेंगे। तो जनरली इन दो चीजों का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। अगेन जब इसमें अगर हम टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स के लिए फिर हमें वो यूज करना पड़ेगा 1 - T, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है कि आप इक्विटी शेयर की कैसे कॉस्ट निकालेंगे। तो इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट है वो 2-3 तरीके से निकलती है। इक्विटी शेयर की कॉस्ट 2-3 तरीके से निकालते हैं। तो 2-3 तरीके क्या है कि सबसे पहले है जैसे डिविडेंड यील्ड मेथड, यानी कि डिविडेंड के बेस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो की जब हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड मेथड कि कितने रुपए आप डिविडेंड दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं डिविडेंड पर शेयर, यानी कि आप एक शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय एमपी, यानी कि मैच्योरिटी प्राइस कितना है आपका 400, मार्केट प्राइस, दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। एमपी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या था, आपने डिविडेंड पर शेयर कितना दिया और मल्टीप्लाई बाय 100, जब आप ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड मेथड यूज करेंगे, ठीक है, डिविडेंड के बेसिस। दूसरा है अर्निंग। तो अर्निंग के लिए जब आप यूज करेंगे तो के इज इक्वल टू हो गया अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। देखो डिविडेंड के लिए डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, और अर्निंग मेथड के लिए ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय एमपी यानी कि मार्केट प्राइस इनटू 100, ठीक। ये आप फॉर्मूले यूज करेंगे इसके लिए जब हम इक्विटी की कॉस्ट को निकालेंगे, ठीक है। एक आता है इसमें इक्विटी की कॉस्ट आती है, ये आता है डिविडेंड ग्रोथ मेथड, जिसको हम बोलते हैं कि डिविडेंड में किस तरह से ग्रो हो रही है। तो वो इन दोनों का मिक्सचर है, यानी कि डिविडेंड एंड ग्रोथ इन डिविडेंड, दो तरह की चीजें। एक तो डिविडेंड कि आपने कितना डिविडेंड दिया, और दूसरा ग्रोथ इन डिविडेंड, आपकी अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो डिविडेंड पे किस तरह से की ग्रोथ हो रही है। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे आपने ये फॉर्मूला देखा है डिविडेंड ग्रोथ मेथड, उसमें की यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा आपका डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। पहले हम ये निकालेंगे, फिर इसमें लगाएंगे एक ब्रैकेट, और उसके पास हम करेंगे प्लस जी फॉर ग्रोथ रेट, कि डिविडेंड कितने परसेंट से ग्रो करा, 2%, 3%, 4%, कितना ग्रोथ हुआ डिविडेंड, आपने हर साल जो डिविडेंड का ग्रोथ है वो कितना चला, तो आप यहाँ पे जी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, डिविडेंड ग्रोथ मेथड। तो ये सारे मेथड्स हैं आपके, जो कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हम यूज करते हैं। इन सारे मेथड्स के बेसिस पे अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम पर्टिकुलर जो आपको दिया गया है एक क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, और किसी भी सोर्स की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। फिर इसमें लास्ट में एक आता है वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम इन सब की वैल्यूज को निकाल के एक टेबल बनाते हैं, और उसमें हम क्या देंगे वेट देंगे, जो उनकी कॉस्ट है, कॉस्ट का वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका टोटल करके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब निकाल लेंगे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी क्या है। इसमें तो डिवेंचर आ गया, प्रेफरेंस आ गया, इक्विटी आ गया, रिटेन अर्निंग आ गया, सबके बारे में देंगे, उनको हम वेट देंगे, फिर 1 2 3 4 जो करके, ठीक है। फिर उसका हम उसकी स्पेसिफिक जो कॉस्ट है वो कॉस्ट निकालेंगे, फिर उनकी आगे हम उनकी कॉस्ट लिखेंगे, और फिर उसके साथ उसका मल्टीप्लाई करके
सबका ऐड कर लेंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक और इसमें जो है ऐड होगा आगे। तो बहरहाल आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, स्पेशली आपको देखना है कि रिडीमेबल और इरिडीमेबल जो डिवेंचर है उनकी जो कॉस्ट है वो कैसे निकलती है, प्रेफरेंशियल शेयर्स में रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स की कॉस्ट कैसे निकलती है, और अलग अलग तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैसे निकालते हैं व्हेन वी आर गोइंग फॉर द डिविडेंड मेथड एंड वी आर गोइंग फॉर अर्निंग पर शेयर मेथड एंड वी आर गोइंग फॉर डिविडेंड ग्रोथ मेथड्स। तो देयर आर 3 मेथड्स फॉर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, this chapter also belongs to the on the basis of formula basis। आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद करने हैं और प्रैक्टिस टू द क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, नथिंग इन दैट। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना है सिर्फ अपने फॉर्मूले। ठीक है, तो वो मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। इरिडीमेबल डिवेंचर्स KD इज इक्वल टू I अपॉन NP इनटू 100 वेयर I इज इंटरेस्ट, जो आपको इंटरेस्ट देना है, NP आपको नेट प्रोसीडिंग एंड KD बिलोंग्स टू द कॉस्ट ऑफ debentures। Redeemables KD is equal to I plus MV minus NP upon N divided by MV plus NP by 2। नीचे एवरेज होगा, ऊपर माइनस होगा और उसके N होगा। N belongs to the number of year, MV belongs to the maturity value। ठीक, और into 100। If there is a tax, अगर टैक्स के बारे में कुछ पूछता है, ये बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस टी करना पड़ेगा, जो भी आएगा उसमें आप 1 माइनस टी कर सकते हैं या फिर आई के साथ 1 माइनस टी का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटरेस्ट में। ठीक, इसी तरह प्रेफरेंशियल शेयर्स, अगर नॉर्मल प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं यानी कि इरिडीमेबल हैं, जो रिडीम नहीं होंगे, जो मार्केट में मतलब जब तक कंपनी रहेगी तब तक रहेंगे, बीच में मैच्योर नहीं होंगे, तो KP इज इक्वल टू D अपॉन N इनटू 100 इज द फॉर्मूला। और अगर वो रिडीम होते हैं सम सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, उसमें लिखा होगा कितने टाइम पीरियड, आपको पता लग जाएगा कि रिडीम है या नहीं, क्योंकि उसमें दिया होगा 5 साल के लिए इशू किए, 10 साल के लिए इशू किए, 15 साल के लिए इशू किए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो टाइम लिमिट अगर आपको दी है तो इसका मतलब देयर इज अ रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। फिर आपको अगेन जब टाइम पीरियड दिया है तो मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगी और नंबर ऑफ इयर्स, दो चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, D इज इक्वल टू MV माइनस NP अपॉन N। स्मॉल n बिलोंग्स टू द नंबर ऑफ ईयर, MV बिलोंग्स टू द मैच्योरिटी वैल्यू एंड NP नेट प्रोसीडिंग। ठीक, तो ये चीजें आपको यहाँ पे निकालनी है और डिवाइडेड बाय MV प्लस NP बाय 2, इसका आपने एवरेज निकालना है। अगेन कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आपका इजी है, 3 तरह से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले डिविडेंड के हिसाब से निकालेंगे, तो DPS अपॉन मार्केट प्राइस, जो भी आपका शेयर का मार्केट प्राइस है वो आप यहाँ पे निकाल लेंगे। और इसी तरह से अगर अर्निंग पर शेयर लिया है तो EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है और डिवाइड बाय मार्केट प्राइस क्या है आज के दिन शेयर का। और डिविडेंड ग्रोथ मेथड की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले फॉर्मूले में आप ब्रैकेट के बाहर प्लस G कर लेंगे, यानी कि उसकी ग्रोथ रेट बता देंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका होता है। अब कल जो नेक्स्ट भी हम बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन जो है इसके बेस इन फॉर्मूले के बेसिस जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन गुड बाय।